कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। आज तो समय थोड़ा ज्यादा होना चाहिए प्रोग्राम में। प्रदीप सिंह जी आ गए हैं प्रोग्राम में, सर बहुत स्वागत है आपका। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं बड़े दिनों के बाद। अनंत जी बहुत स्वागत आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। देवेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। कोरम पूरा होता है ना, जैसे कोर कमेटी की मीटिंग टाइप हो रहा है प्रोग्राम, इसलिए मैंने कहा थोड़ा प्रोग्राम लंबा होना चाहिए। और आज का दिन भी ऐसे खास है, 12 साल हो गए मोदी सरकार को। ठीक एंड आज के दिन 26 मई 2014 को शपथ ली थी। आज उनके पूरे 12 साल हो रहे हैं। एक बड़ा टॉपिक आज का ये रहेगा। और आज की ताजा खबरों के अंदर कांग्रेस पार्टी में कर्नाटका का घमासान जो बेंगलुरु से चल के आया है दिल्ली, उसमें भी कुछ अभी तक कामयाबी मिल गई हो आला कमान सो कॉल्ड या गांधी परिवार को, ऐसा नहीं है। खबर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। दूसरा, बीजेपी का एक दूसरा बड़ा एक नवीन प्रयोग शुरू हुआ है सर, अलग किस्म का प्रयोग। पहले ऑपरेशन लोटस होता था, इसको क्या कहें ये देवेंद्र जी बता देंगे, लेकिन बिल्कुल नया है ये मार्केट में। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये बंगाल में भी हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, सब जगह पर हो रहा है। ऑपरेशन नया है या नाम नया है? नहीं, तरीका नया ऑपरेशन नया है। अच्छा, ऑपरेशन ही नया है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। और टीएमसी कैसे खंड खंड बिखर रही है उसकी बात भी हम लोग करेंगे। लेकिन पहले ये जरा ये वाली खबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी इसकी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही थी। दिन भर की बैठकों के बाद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खड़गे साहब के साथ मुलाकात डीके शिव कुमार की और सिद्धरामैया जी की हुई, और निकला क्या? कुछ नहीं। हाथ जोड़ के बाहर निकले डीके शिव कुमार और चुपचाप गाड़ी में बैठ के चले गए। चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी, मतलब उनको गुड न्यूज नहीं मिली। वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे अभी तक। ये है कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली जो बयान जारी किया है, उन्होंने कहा कि हमने तो सीएम बदलने पे बात ही नहीं की। ये तो हमारी राज्यसभा इलेक्शन पर और निगम की इलेक्शन पर हमने बात की थी। इसके लिए दिल्ली बुलाया गया था दोनों को, सीएम डिप्टी सीएम को, और सुबह से बैठे हुए उनके साथ। प्री लंच ब्रेकफास्ट से शुरू हुए थे और पोस्ट लंच टी के साथ खत्म हुई है बैठक। वो कह रहे हैं कि इसमें तो हमने इसकी बात ही नहीं की। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं, जो हमें जानकारी मिल रही है सर। वो जानकारी ये है, सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और सिद्धरामैया की बैठक में राहुल गांधी ने सिद्धरामैया से राज्यसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर विचार करने को कहा कि अब आप सेंटर में आइए, जैसे नीतीश कुमार जी नीतीश बाबू की तरह। अब वो आइडिया बीजेपी से लिया होगा कि राज्यसभा का चुनाव लड़िए। अब आइए, हो गया सीएम आपका, कई बार का हो गया है। इस पर सिद्धरामैया ने कहा कि उनका नेशनल पॉलिटिक्स में आने की कोई एम्बिशन नहीं है। एम्बिशन तो ये वैसे भी नहीं है, वैसे डिमोशन है ये, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं है साहब ये करने का, थैंक यू सो मच। और फिर भी उन्होंने ये कहा है कि मैं इस पर विचार करने के लिए समय मांगा है। हो सकता है सीधे सीधे राहुल जी को, सॉरी प्रॉब्लम हो जाती है, जी लगा दो तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो जी लगाने से प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे जी लगाने, मुझे प्रॉब्लम। व्यवहार कीजिए, आप सबका समान। आप बोलेंगे मोदी, आप बोलेंगे अखिलेश, आप बोलेंगे मायावती, आप बोलेंगे स्टालिन, लेकिन राहुल जी, तब मैं थोड़ा अब तो निकल गया मुझसे, अब सबको जी लगाऊंगा। तो राहुल क्या कह रहा था सर? आपने कमाल कर दिया। राहुल जी ने सीधा सीधा नहीं कहा। हाँ, राहुल जी को सीधा सीधा नहीं मना कर पाए होंगे। खबर ये है, देवेंद्र जी बताएंगे। बाकी कुछ हो रहा है, कुछ निकल रहा है सोल्यूशन उसमें? सौरभ, नहीं, सोल्यूशन बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि सिद्धरामैया उस पर पीछे हटने के लिए एकदम से तैयार नहीं है। उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती उनको हटा दे इलेक्शन के लिहाज से। अब कास्ट कॉम्बिनेशन को देखें, अगर जैसे डीके शिव कुमार मैनेजमेंट में चाहे जितने भी ताकतवर हों, कास्ट पॉलिटिक्स में कहाँ है? जिस कम्युनिटी के वो हैं वोकालिंगा, उसके भी अपने एकमात्र नेता नहीं है, उससे बड़ा से जेडीएस के पास है। और ऐसे में सिद्धरामैया को ओबीसी सीएम राहुल गांधी कैसे ये अफोर्ड कर सकते हैं कि उनको नाराज करके हटा दें? तो वो तो होना नहीं है। लेकिन दिलचस्प था केसी वेणुगोपाल का ये कहना कि हमने तो मुख्यमंत्री के लिए बुलाया नहीं गया था। कल मुख्यमंत्री से जब वहाँ पूछा गया था तो उनका ये कहना था कि हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ बुलाया गया है। तो अगर राज्यसभा के लिए बुलाया जाना था तो आसानी से बोला जा सकता था कि राज्यसभा के लिए रणनीति है। और रणनीति ये है कि तीसरी सीट कांग्रेस पार्टी वहाँ जीतना चाहती है। 4 सीट है टोटल अभी जो यहाँ चुनाव होने हैं, 2 एक बीजेपी के पास, एक जेडीएस और 2 कांग्रेस पार्टी के पास। तीसरी सीट वो लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। लेकिन ये इस कैलकुलेशन के लिए थोड़े ही आप मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को यहाँ बुलाएंगे। और अगर मीडिया में लगातार चल रहा था, कांग्रेस की तरफ से हर सबको ये इस बात को रिपोर्ट कर रहा था, बहुत आसानी से पहले ही खारिज कर सकते थे कि नहीं मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, ये तो हम लोग सिर्फ राज्यसभा के लिए बुला रहे हैं।
क्योंकि गतिरोध खत्म नहीं हुआ और वो होने नहीं जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ये अफोर्ड नहीं करेगी कि सिद्धारमैया को नाराज करके डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की गलती करे। तो डीके नाराज नहीं हो सकते क्या? डीके के नाराज होने पे दो चीज़ें, पहली बात तो ये कि वो इस हद तक अब नहीं जाएंगे कि नाराज होकर वो पार्टी छोड़ दें, ठीक, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर दिख रहा है। सिद्धारमैया के पास क्या है कि अब यहाँ से इस उम्र के इस पड़ाव पे आप यहाँ से हटाएंगे तो बगावत ही दिखाएंगे, और ख़ासतौर पे तब जब ये समझिए कि येदियुरप्पा के साथ उनके इक्वेशन बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और अगले इलेक्शन के लिहाज से फिर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए वो कितने मुफीद हो जाएंगे येदियुरप्पा के इक्वेशन को ठीक रखते हुए, क्योंकि बीजेपी का भी दिख रहा है कि फिर से येदियुरप्पा को पूरी तरह से महत्व देगी। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गए थे तो उनके घर गए थे। तो कांग्रेस पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। डीके शिव कुमार भी पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी को उतना डैमेज नहीं कर सकते बनिस्पत सिद्धारमैया। सर डीके को भी तो ये दिख ही रहा होगा ना, डीके शिव कुमार जी को, कि भाई 2 साल की बात है, अब उसके बाद तो ये रिटायरमेंट में ही जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, तो फिर जो भी होगा कांग्रेस का उस मैं ही हूँ फिर कांग्रेस का लीडर। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार दोनों के लिए जो कुछ है प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं है। फ्यूचर में 2028 में जब कांग्रेस हारेगी तो उसके बाद नए नेता की तलाश करेगी। ये भविष्यवाणी है? नहीं, उस सबको दिखाई दे रहा, मतलब इसमें कोई भविष्यवाणी जैसी बात नहीं है। आप कांग्रेस के किसी नेता से कर्नाटक के पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। उसका कारण है आपने 5 जो है प्रॉमिस की, पंच जो है क्या नाम था, पंच कुछ वर्ड दिया, प्रण करके कुछ कहा था, उसको लागू करने के लिए जितना पैसा खर्च किया, सबसे पहले आपने विधायकों को बुलाया, कहा कि तुम्हारे इलाके में डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं है। उसके बाद डेवलपमेंट के काम रोक दिए। अब कोई टेंडर नहीं निकल रहा, टेंडर आप निकाल रहे हैं तो कोई भरने नहीं आ रहा कि भर देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा अगर काम शुरू कर दिया तो। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। तो ऐसे में कैसे सरकार लौट कर आएगी? तो सवाल ये है, इसीलिए डीके शिव कुमार को मानना, उनका मतलब उनको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं कभी तो यही समय है, उसके बाद कोई समय नहीं है। सिद्धारमैया अगले चुनाव में लड़ें न लड़ें वो अलग बात है। जो अभी देवेंद्र ने बात कही कि उनके येदियुरप्पा से बहुत अच्छे संबंध है, याद कीजिए पिछला जो बहुमत जुटाया था येदियुरप्पा ने, वो सिद्धारमैया ने कराया था। अपने लोगों को, एमएलएस को भेजा बॉम्बे, और उन्हीं एमएलएस ने बताया कि हमको तो सिद्धारमैया ने भेजा। तब जो है वो ऑपरेशन लोटस सफल हुआ बीजेपी का, और येदियुरप्पा जो है मुख्यमंत्री, तब भी कृपा सिद्धारमैया पे ही है। बिल्कुल। तो इसलिए सिद्धारमैया को मालूम, दूसरी बात जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हटाने की हिम्मत नहीं कर, अफोर्ड तो छोड़ दीजिए, हिम्मत नहीं कर सकते राहुल गांधी के सिद्धारमैया। वो आइंदा की राजनीति करते हैं जो देवराज अर्श करते हैं। तो उनको डीके की नाराजगी का कोई डर नहीं है? देखिए, निरापद आदमी से किसी को डर नहीं लगता। डर उससे लगता है जो आपका नुकसान कर सकता हो। तो उनको मालूम है कि डीके शिव कुमार जिस तरह का कमिटमेंट है पार्टी से, पार्टी छोड़ेंगे नहीं और पार्टी तोड़ेंगे नहीं, ये भरोसा है। हाँ, ये भरोसा है। इसलिए जो है डीके शिव कुमार से कोई डर नहीं है, नाराज रहेंगे। डर सिर्फ एक है कि अगर डीके शिव कुमार ने एटीएम बनने से मना कर दिया तो फिर समस्या हो सकती है। 2-3 खबरें चल रही है सर इसमें। एक डीके शिव कुमार का ये चल रहा था कि भाई इस बार अगर नहीं कमिटमेंट पूरा किया जाता और उनको सीएम बनाया जाता तो शायद फिर वो मंत्री भी नहीं आ रहे हैं, कहने कि फिर मैं कैबिनेट में भी नहीं रहूंगा। ऐसा देखते हैं कि क्या होता है। आज बिना कुछ बोले निकले, मुझे तो लगा लगभग गुस्से में निकले हैं, ऐसा देखा था। फिर एक जगह ये भी खबर थी कि सिद्धारमैया ने ये भी कहा कि अगर अच्छा ठीक है मैं नहीं तो फिर परमेश्वर जी को बना दो, वो दलित हैं, सीनियर लीडर हैं वहाँ के, उनका कि उनको बना दो। मतलब वो ये डीके ना बन जाए किसी तरह, ये वो चाहते हैं। सो और ये बहुत लंबा सर्कस चल गया है कर्नाटका वाला सर। कांग्रेस में सर्कस लंबा या छोटा नहीं होता, सर्कस होता है। तो उसको आप समय के हिसाब से मापिए मत। ये जिस दिन शपथ लिया उस दिन से ये चल रहा है कि डिप्टी सीएम पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अन्य दलों से आके मुख्यमंत्री बनते हैं ना किसी दल में, वो बहुत मजबूत होता है। और ये क्रॉस द पार्टी लाइन आप देख सकते हैं इसको, चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे तेलंगाना वाले हों, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हों, चाहे सम्राट चौधरी हों, चाहे शुभेंदु हों। तो दूसरे दल से आके एक दल में घुसकर अपने अस्तित्व को बरकरार रखना,
ये बड़ी चुनौती होती है और सिद्धरामैया ने सिद्धहस्त हैं इसमें। मैं नहीं जानता हूँ, मुझे तो आज किसी ने बताया कि डीके शिव कुमार तो ये इसमें भी लगे हुए थे कि उनके भाई को राज्यसभा की सीट दी जाए। तो पता नहीं आज क्या हार हुआ। गए थे लोकसभा। हाँ, डीके शिव कुमार के भाई हार गए थे, तो उनके लिए राज्यसभा का सीट सुनिश्चित भी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक में ये सिर्फ टव्वल अगले चुनाव तक चलता रहेगा। और आपने कहा ना 2 साल बचे हैं, मुझे लगता है डीके शिव कुमार के पास फिर 7 साल मौका नहीं है, क्योंकि 2 साल ये 5 साल अगला। तो ये सब सोच के मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार कह रहे हैं पार्टी चला रहा हूं मैं, चलाने का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे, पार्टी चला मैं रहा हूं, पार्टी के केंद्रीय स्तर पर मदद कर रहा हूं मैं, वो सारे गुण मेरे अंदर हैं। इसके बावजूद मेरी अगर अनदेखी की जा रही है तो ये तो नेतृत्व को लेके थोड़ा भाव जुटाएंगे ही। और जिस प्रकार अच्छा दूसरा केसी वेणुगोपाल जी को भी पता है बेचारे को दर्द मुख्यमंत्री न बन पाने का, है ना, तो वो डीके शिव कुमार जी के साथ उनकी सिंपैथी, उन्होंने ऐलान किया बाहर आके, मैं वही तो कह हमने रहा बात ही नहीं हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इसीलिए उनको मालूम है ना दर्द हकीकत। बेचारे केरल में भी प्रयास तो वे कर रहे थे और पता नहीं अब केरल में क्या स्थिति बनेगी। अब आने वाले दिनों में केरल में भी कर्नाटक हो सकता है दिखाई दे। अच्छा, क्योंकि ये सब चीजें तब होती है सौरभ जी जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है। अगर यहाँ कोई कांग्रेस में कोई मजबूत नेता होता केंद्रीय स्तर पर, अब जो अध्यक्ष है वही किसी को आला कमान कह रहा है कि आला कमान से पूछ के बताऊंगा। कल भी उन्होंने कहा कि ये मीटिंग तो राहुल जी करेंगे। मैं वही कह रहा हूं, अब वो उनको तो अपनी राज्यसभा की भी चिंता होगी ना भाई, कि इतनी अवस्था के बाद मुझे राज्यसभा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहाँ तो तय था क्या वो चरागा हर घर के लिए, अब मैं असर नहीं। तो अब बेचारा एक बार उनका मुख्यमंत्री के लिए नाम चल रहा था, अब राज्यसभा के लाले पड़ जाएंगे तीन बार। तो ये आप सब कह रहे हैं कि ड्रामा विल कंटिन्यू अंटिल इलेक्शन, कोई बदलाव नहीं होगा, सिद्धरामैया चलते रहेंगे। जो नाटक चलता है ना उसका जब पर्दा गिरता है तो ये पर्दा गिरेगा विधानसभा चुनाव के साथ। आप देखिए कांग्रेस में टूट नहीं लेकिन ये बिखरावी है एक किस्म का, जो आप कर्नाटक में देख रहे हैं, केरला में होगा इसकी भविष्यवाणी सर ने अभी कर ही दी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि अहम का टकराव और पद न मिलने की जो टीस है, और वो व्यक्ति पावरफुल है और केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी भी पता है उसको। हाँ, सो मे बी क्वाइट पॉसिबल। दूसरी पार्टियों को आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी क्या हुआ। अच्छा, मैं वो ऑपरेशन पे आ रहा था, जैसे राज्यसभा में 7 पकड़ के ले आए, ठीक, पकड़ के ले आए सर, मतलब मैं समझा नहीं, पकड़ के ले आए मतलब ऐसा थोड़ी, वो स्वेच्छा वैसे से ही समझ लीजिए, जैसे ही नहीं वैसे ही समझ लीजिए जैसे ये समझ गया कि वो पार्टी चलाते हैं, केंद्र की मदद करते हैं। इन्होंने भी पूछा नहीं कि क्या मदद करते हैं। ठीक, वहां वो हो गया। टीएमसी जैसे टूट रही है। अब एक ऑपरेशन जो मैंने आपसे कहा था, एक नया किस्म का ऑपरेशन जो है वो हमारे देश की राजनीति में शुरू हुआ, जो बीजेपी कर रही है। इसकी शुरुआत हुई, एक छोटी सी खबर आई कि ओडिशा में एक बीजेपी के सांसद देवाशीष सामंतराय, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले राज्यसभा से इस्तीफा दिया, क्योंकि बीजेडी से थे राज्यसभा के सांसद, सो इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी में आए। क्या हुआ इससे? राज्यसभा की सीट खाली हो गई। विधानसभा में किसके सबसे ज्यादा एमएलए हैं? भारतीय जनता पार्टी के। जब भी इलेक्शन होगा जीतेगा कौन? बीजेपी। तो सीधे नहीं आ सकते थे, इस्तीफा, मतलब गाड़ी में चल रहे थे, उतरे, गाड़ी बदली, उतरेंगे तो मतलब इस्तीफा हुआ, फिर दूसरी गाड़ियों में बैठ गए, अब इलेक्शन होगा तो अब बीजेपी के एमपी हो जाएंगे। फिर मैंने पता लगा कि इससे पहले 2 एमपी ऐसा कर चुके हैं, और 2 नहीं कई, बीजेडी के 2 लोग और कर चुके हैं। बीजेडी नहीं, समाजवादी पार्टी के सेठ जो है संजय सेठ इसी तरह से तो आए थे। तो ये नीरज, हाँ नीरज, तो ये जो है वहां पर चल रहा है। बंगाल में एक वो लोकसभा की एमपी हैं, वो तो बिल्कुल तैयार ही बैठी हैं, काकोली घोष दस्तीदार, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, नहीं कराया जाएगा अभी नहीं। आज तो वो शुभेंदु जी के साथ भी थे कार्यक्रम में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में, और उसमें शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, उनके साथ कुछ विधायक भी थे, 3 विधायक, कि ऐसी मीटिंग में ऐसे विशेष सांसदों को बुलाया जाएगा। अच्छा, ये हो रहा है पंजाब में। एक ये पहले इसी प्रयोग पर बात कर लेते हैं सर, क्या राज्यसभा के नंबर बढ़ाने हैं क्या बीजेपी को? नहीं, इसमें कोई शक है क्या? 113 हो चुके हैं। अब ये मिशन की तरह लग रहा है, हो रहा है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है, और पहले दिन से हो रहा है, कोई आज नहीं हो रहा है। लगातार आप याद कीजिए, तेलुगु देशम के जब चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए, उसके बाद उनके 4 राज्यसभा सदस्य जो है तोड़ लिए बीजेपी ने।
इसके अलावा और पार्टियों से हो चुका है, समाजवादी पार्टी से हो चुका है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ये इस्तीफा दिलाना, ये तो राज्यसभा की सीट है, आप एश्योर्ड हैं कि आपका विधानसभा में बहुमत है, आप जिता कर ले आएंगे। ऑपरेशन कमल जो कहते हैं उसकी शुरुआत 2008 में येदियुरप्पा ने की थी, इस्तीफा दिलाकर विधायकों को, हाँ। विधानसभा से इस्तीफा दिलाकर फिर चुनाव लड़ाकर। वो विजय कर रहे हैं तमिलनाडु में। एआईएडीएमके के 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, अब वो लड़ेंगे इन टीवीके के टिकट से। हाँ, तो उसमें लेकिन हमेशा रिस्क रहता है भाई। ये काम तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भी किया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, सबने इस्तीफा दिया, उसके बाद चुनाव हुआ। तो ये जो है, ये कोई नया प्रयोग नहीं है, ये होता रहा है। ये किस पैमाने पर होगा इसकी बात है, ये एग्जैक्टली। और इसका लक्ष्य, मुझे राज्यसभा तो है ही, मुझे लगता है अल्टीमेटली इसका लक्ष्य होगा लोकसभा में बहुमत। तो लोकसभा के इस्तीफे भी होंगे अभी? निश्चित रूप से होंगे, बट वो रिस्की है ना, जैसे आपने कहा। राज्यसभा में तो रिस्क नहीं है भाई, पता है, अश्योर्ड है मेजॉरिटी। लोकसभा में भी बीजेपी के लिए क्या रिस्क है? वैसे भी उनके नहीं है। ये भी ठीक है, आगे वैसे भी हमारे नहीं है। ज्यादा क्या होगा, हार जाएगा। हमें 6 में से 3 भी जीत गए अगर, तो 3 तो हो गए ना, 3 की संख्या तो बढ़ गई। तो बीजेपी को 272 करने हैं अपने, क्यों नहीं करना चाहेंगे? अभी 3 साल है इस लोकसभा को, और बिल्कुल चाहेंगे कि उनके 272 तो हो ही जाए। वो कल और इसके लिए परिस्थितियां बन रही हैं। आप देखिए, आपको जो है खरीद फरोख्त या किसी पर दबाव डालने की उस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई राज्यों में अभी आप देखिए, पश्चिम बंगाल में इस तरह की परिस्थिति बन रही है। 2027 का इंतजार कीजिए, फरवरी मार्च का। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या होता है। समाजवादी पार्टी में कितने, उनके जो 37 हैं उसमें से कितने रहते हैं, ये देखने की चीज है। यूपी इलेक्शन के बाद, यूपी इलेक्शन के बाद जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जीतना तय है, ये निश्चित है। अरे बंगाल के एक और हैं जो देवेंद्र जी बताएंगे, क्या इनके मन में भी कुछ चल रहा है? सुखेंदु शेखर रे आज इन्होंने पोस्ट किया जूलियस सीजर का उदाहरण देकर के, कि आज की स्थिति मैच करते हुए कि जूलियस सीजर की पीठ में छुरा मारा गया था सेनेट में, और वो था आईडीज ऑफ मार्च। आईडीज एक न्यूमेरिकल कुछ कहते होंगे उधर भाषा में। तो उन्होंने कहा था कि बट बिफोर आईडीज ऑफ मे पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल पुट एन एंड टू अनबेरेबल एनार्किकल सिचुएशन। एनार्की थी जिसको पश्चिम बंगाल के लोगों ने हटा दिया। हाँ, लेकिन सुखेंदु शेखर रॉय के संदर्भ में सौरभ आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इनका टीएमसी से मोह भंग हुआ है। आपको ध्यान होगा कि आरजीकर मामला जब हुआ था ना, ये बाकायदा प्रोटेस्ट पे बैठे थे। और न सिर्फ इतना, बल्कि इलेक्शन कैंपेन के दरमियान आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जब मालदा गए थे तो वहाँ पर इनके पिताजी के बारे में उन्होंने जिक्र किया। वो हिंदू महासभा में हुआ करते थे, और कहा यह जाता है कि बीजेपी के लोग इस बात को भी मानते हैं कि अगर वो नहीं रहते तो शायद मालदा उधर चला गया होता। अच्छा, इस रूप में जिक्र करना, मंच से जिक्र करना, तब जबकि ये टीएमसी के सांसद हैं। और सुखेंदु शेखर राय इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा भावनात्मक तौर पर आप समझ भी सकते हैं कि किसी के पिता को अगर प्रधानमंत्री मोदी जैसी शख्सियत से अगर सम्मान दे रहा हो, मंच से सम्मान दे रहा हो, और उनके अपनी पार्टी के लोग उनका जिक्र नहीं करते, तो उनके लिए ये कितना खास रहा होगा। ये भी राज्यसभा तो वो ये तो तय मानिए कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि 8 से 10 टीएमसी के सांसदों के रिक्वेस्ट ऑलरेडी बीजेपी के नेताओं के पास आ गए हैं मुलाकात के लिए। और मुलाकात आप समझ सकते हैं कि अगर टीएमसी के सांसद बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं। अब रह गई बात, और दूसरी चीज़ कि 3 पेज, वो पेज मैंने देखा, 3 पेज नाम सब लिखा हुआ है जो कि टीएमसी के बाकी अलग अलग ज़िलों के नेता अपना मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट डाल चुके हैं। उसमें ये भी कह रहे हैं कि कई लोकल बॉडी में जो नगर पालिका का कोई चेयरमैन है तो पूरी की पूरी नगर पालिका हम लोग लेके आ रहे हैं। आज तक हम बहुत सारे काउंसलर्स ने वो ये कह रहे हैं कि आज तक हम टीएमसी के साथ हैं, कल से आपके साथ हो जाएंगे। कहीं तो ये भी उसमें मजाक चल रहा था कि अरे वो तो टीएमसी का जो दफ्तर है बीजेपी का रंग से रंगवा दीजिए, हम लोग तो बीजेपी के हो गए। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बात को कर रही है? उसका जवाब है नहीं कर रही है। बीजेपी अभी एक मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार से सीपीएम के सारे एलिमेंट्स टीएमसी में शिफ्ट हो गए, वही काम फिर बीजेपी में हो जाए। तो उस लिहाज से अभी इस तरह के सांसदों को भी वेट कराया जाएगा और उनको यही कहा जाएगा कि टीएमसी में रहकर आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वही रह के हमारा काम कीजिए, वो आप करते रहिए वहां पर आकर। नहीं, मुझे ये मेरा इंटरेस्ट रही जानने में, क्या वाकई जैसे मैंने सर से पूछा, क्या बीजेपी अपने लोकसभा में 272 और राज्यसभा में अपनी मेजॉरिटी और एनडीए की 2/3 मेजॉरिटी इस पे काम कर रही है?
लोकसभा वाला कोई ऐसा इशू नहीं है, राज्यसभा वाला ज़रूर है। राज्यसभा पे एकदम से फोकस है कि कहीं से एक भी सीट कोई उस तरह का दिखे तो उस काम को कराया जाएगा, क्योंकि वो आसान है। लोकसभा में वाकई चुनाव में जाना जो इस्तीफा भी देगा उसके लिए आसान चीज़ नहीं होता, तो वो भी टालना ही चाहेगा उसको। जैसे मान लो कि काकोली दस्तीदार को आज आप कहें कि इस्तीफा दीजिए, फिर आप चुनाव लड़िए इतने बड़े पैमाने पे, न बीजेपी चाहेगी ना वो खुद ये चाहेंगे। तो बेहतर है कि आप इसको लंबा खींचिए और फिर जब चुनाव से पहले समय आ जाए 6 महीने पहले तो आप इस्तीफा देंगे। राज्यसभा वाला काम हो रहा है। राज्यसभा वाला काम हो रहा है क्योंकि वो आसानी से हो सकता है। पश्चिम बंगाल में जो इस समय वातावरण है उसमें अगर किसी समय कम जोखिम हो सकता है तो इस समय है। बिल्कुल ठीक। तो ये कोई गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि चुनाव ये अगर इस्तीफा दे के आए हैं तो जीत ही नहीं, जाएंगे। फालता वाला बाइपोल था। हाँ, पर मुझे लगता है सौरभ जी की भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करेगी, मेरी जानकारी के हिसाब से तो अभी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जो विप्लव वहाँ आया है भारतीय जनता पार्टी के जीत के रूप में, अगर वही करना है तो विप्लव तो हुआ नहीं ना, रंग बदलेगा सिर्फ। तो इसलिए देखिए बीजेपी नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि अभी टीएमसी नेताओं को हम नहीं, अगर स्थानीय स्तर पर बांग्ला के अखबारों को आप खंगालें तो आपको इस तरह के बयान मिलेंगे कि इस्तीफा भले दे रहे हैं पर हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे इनको। अच्छा। नहीं तो फिर क्या होगा, क्लब के क्लब अगर शामिल हो गए तो फिर तो राज तो उन्हीं गुंडों का चलेगा जिनके खिलाफ आपने लड़ाई लड़नी है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी टीएमसी के किसी नेता को अपने यहाँ शामिल नहीं करेगी। और राज्यसभा वाली जो बात पूछ रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि जब 2019 में 370 के लिए बिल आया था तो पहली बार इस तरह से सांगठनिक रूप से इसको गोटी सेट करके राज्यसभा के सदस्यों को इन्हीं बीजेडी के मुख्य सचेतक ने इस्तीफा दे दिया था। उस समय पार्टी के मुख्य सचेतक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर इस तरह से हुआ, जबकि उस समय बीजेडी की सरकार थी। तो एक एक करके मार्क करके उस समय कराया गया था। ये नोएडा वाले एक जो सांसद थे जिन्होंने भी इस्तीफा दिया था, नीरज शेखर शायद उसी समय भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो जो लोग वल्नरेबल थे और जिनको लाके उनको फिर से जिता सकते थे, ये काम उस समय हुआ था, क्योंकि 370 के समय लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को तो ठीक ठाक प्रचंड बहुमत था, 303 सीटें थी। राज्यसभा में थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उस मुश्किल पर पार पाने के लिए और एक बार उसमें सफलता मिली तो फिर लगा रहे ये रास्ता तो बहुत आसान है, जहां विधानसभा जीतो वहां राज्यसभा इस्तीफा कराओ और हो जाएगा। अब 26 मई पे आते हैं सर, हम लोग कल भी बात कर रहे थे, लेकिन उसके पहले अभी 26 में बहुत सारी सीटें उत्तर प्रदेश से भी आनी है। 26 में उत्तर प्रदेश से 10 सीटें, हाँ, 10 सीटें हैं वहाँ, 10 सीटों पर है मामला। अब एक में ज्यादातर बीजेपी के सिटिंग एमपी। अब ये सब हम जो बात कर रहे हैं किस लिए कि भाई क्या बीजेपी इस जुगत में है कि हमारी मेजोरिटी हो जाए, क्योंकि भाई ये टीस तो होगी कि भाई 272 नहीं आया इस बार। लेकिन क्या लोग कल ये बात कर रहे थे, इस सरकार के कॉन्डक्ट से कहीं लगता है कि ये फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं है? क्या ऐसा लगा पिछले 2 साल में कि नरेंद्र मोदी फैसले उस रूप से नहीं ले पा रहे जैसे उन्होंने 14 के बाद लिए थे या 19 के बाद लिए थे जब पूरी मेजोरिटी थी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। सो अब आते हैं सर ये 26 मई 12 साल। वैसे तो आपको बताऊं हम लोगों का प्रोफेशन इतना बिजी हो गया 26 मई 2014 से कि कोई खबरों की छुट्टी किसी दिन नहीं है। ये तो मोदी जी ने कर दिया। और बाकी आज मैंने कई लोगों से यही जब राय पूछी तो यही था कि भाई अचीवमेंट्स ज़्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट्स ज़्यादा इन 12 सालों की? क्या बताइए। अचीवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और वो जो कबीर दास का दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो पेशेंस जो है ये मूल मंत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पश्चिम बंगाल के बारे में 3 लोगों का पेशेंस देखा मैंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस। 3 लोग ये कभी डिगे ही नहीं कि बंगाल कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मुझे तो कई बार लगा एक कार्यक्रम में कि हमसे कहेंगे उठ के चले जाइए। आप बार-बार कहते थे, जितनी बार हम कहते थे लगना चाहिए, हाँ, क्यों नहीं लगना चाहिए, ये गुस्से में आते थे। तो इसलिए देखिए अब ये तो नेता ही देख सकता है, जो कह सकते हैं आप दृष्टा है, जिसको आगे का दिखता है या जो आगे का देख सकता है। वो गलत भी साबित हो सकता है, सही भी साबित हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सही साबित हो अगर, तो आपको समझ में आता है कि उसको समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, किस रास्ते पर चले तो वहां जल्दी पहुंचेंगे।
ये काम किया। वैसे ही आप देखिए जो वो कश्मीर फाइल्स का जो डायलॉग था ना, सरकार बल्ले उनकी, ये सिस्टम हमारा है। 12 साल बाद अब लग रहा है कि सिस्टम बदल रहा है। सबसे बड़ा झटका पश्चिम बंगाल ने दिया है। जो सिस्टम था उनका, उसको सबसे, आप देखिए किस तरह का सन्नाटा है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाए, 10 साल पहले जहां 3 विधायक थे, आज 208 हैं। आप देख रहे हैं कहीं मीडिया में जो है उस तरह की हलचल। अगर यही जीत जो है सीपीएम के या कांग्रेस की हो गई होती, तो आप देखिए देश और दुनिया भर में जो है क्या क्या लिखा जा रहा होता। आज ढूंढ रहे, कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म का कोई नया आपको स्वरूप ढूंढना पड़ेगा। कैसे लड़े बीजेपी से, इसका तरीका खोजना पड़ेगा। और फाल्ता का जो चुनाव है, उसने जितना बड़ा मैसेज दिया है, मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे से भी बड़ा है। क्या सर? ये पहली बार, मतलब मैंने इस तरह का जो है नंबर नहीं देखा कि मुसलमानों से ज़्यादा परसेंटेज पोलिंग का हिंदुओं का रहा। 97%। मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज 72.8%। और जितने हिंदू वोटर हैं और पढ़े हैं, वो सब वोट बीजेपी को मिले। लगभग सभी बीजेपी को गए। तो ऐसा कोई चुनाव मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं याद है, न पढ़ा इसके बारे में। ठीक बात। तो ये जो फिनोमिना है, इससे ज्यादा डर है विपक्ष को कि इसका क्या जवाब। ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर बनवाया, अखिलेश यादव भी मंदिर बनवा रहे, शायद बन गया है उनका। तो मंदिर बनवाने से लोगों पर असर नहीं पड़ता कोई, वो आपका व्यवहार देखते हैं। वो आपकी अगर सरकार में रहे तो सरकार का कामकाज देखते हैं, आपकी नीयत देखते हैं। सबसे बड़ी बात, आप क्या बोल रहे हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया जब आपको मौका मिला था, उसको देखते हैं। वरना तो फिर जो है हिंदुओं को खुश हो जाना चाहिए था कि ममता बनर्जी मंदिर बनवा रही हैं, पूजा पंडाल के लिए भी पैसा देने लगी, पुजारियों को पैसा देने लगी। कोई असर हुआ उसका कुछ का? तो ये जो मौका देखकर जो है चौका लगाने की जो कोशिश होती है, वो कामयाब होती नहीं। जनता बहुत शांति से, बड़े धैर्यपूर्वक देखती रहती है और हिसाब लगाती रहती है। और जिस दिन उसको मौका मिलता है 5 साल में एक बार, तब वो फैसला करती है। कोई कॉमन थीम या देखते हैं कि ये जो 5 साल 2 साल 3 टर्म के जो हैं, ये किन्हीं मायनों में अलग थे, या मोदी जी का जो वो करना चाहते थे, डिलीवर करना चाहते थे, उसके लक्ष्य अलग अलग थे? ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या? कंटिन्यूटी ज़्यादा नज़र आती है उस हिसाब से। देखें आप, शुरू में ही बार बार पीएम इस बात को कहते भी हैं, उनकी जो मीटिंग भी होती थी उसमें इस बात को कहते थे, और अभी भी ये कहते हैं कि गवर्नमेंट एक कंटिन्यूटी पे चलती है। और उनके जितने आप एजेंडा देखें वो लॉन्ग टर्म एजेंडा होते हैं। जैसे अभी वो 2047 को लेके क्लोज डोर मीटिंग में जिस गंभीरता के साथ उस पर बात करते हैं, उसके प्लान को लेकर बार बार हाउस में ये कहना कि ये हमारे लिए कमिटमेंट है, ये कोई स्लोगन नहीं है। ऑफिसर्स को, टॉप ऑफिसर्स को या मिनिस्टर्स को इस बात को कह रहे हैं। तो आप समझिए कि किस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं। और सफलता के हिसाब से सौरभ, कुछ 3-4 पैमाने के हिसाब से देखिए कि गवर्नेंस के पैरामीटर पर लोगों के बेहतरी के लिए जो कुछ आप कर सकते थे, उसके टिक मार्क्स देखिए तो अधिकांश पे बहुत अच्छा नज़र आएगा। इंटरनेशनल लेवल पे भारत की क्या स्थिति है वो नज़र आएगा। बीजेपी के अपने आइडियोलॉजिकल इशूज़ थे, जो कोर इशूज़, उनका अचीवमेंट हुआ कि नहीं। धारा 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये आपको समझ में आएगा। नक्सलवाद जो कि 12 राज्यों के 225 ज़िलों में लगभग फैल चुका था, वो अगर ख़त्म हो जा रहा है तो वो समझिए। पार्टी के अपने विस्तार और प्रभाव की स्थिति आप देख लीजिए कि बीजेपी कैसे फैल रही है, किस प्रकार से कितने सारे राज्यों में फैल रही है। तो इन सारे पैरामीटर के हिसाब से कोई भी देखे, तो इन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो एजेंडा था वो फुलफिल हो। आज एक बहस हुई दिन में सुबह प्रोग्राम में, अच्छा उसमें एक बात बड़ा वैलिड सवाल है। हाँ, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूँ। 2 चीज़ और आगे के जो 2 एजेंडा, ये सारी चीज़ें तो हो गई। आगे आप देखेंगे कि सरकार का जो 2 प्रमुख एजेंडा है, जिस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से काम किया जाएगा बाकी चीज़ों के अलावा, उसमें एक ये है ड्रग्स कंट्रोल, क्योंकि इसको एकदम से बड़ा थ्रेट माना जा रहा है। और दूसरा घुसपैठियों को बाहर निकालना। इसमें चाहे जितना वक्त लगे, जो तरीका हो, जितना वक्त का मतलब ये नहीं कि एंडलेस,
6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो ये टॉप लेवल पर एक मीटिंग में ये कहा गया है कि आगे के ये 2 एजेंडे ऐसे हैं। आज ही तो वो एक बनाया ना, पैनल बनाया क्या, वो जो डेमोग्राफिक मिशन के अंदर जो पैनल बनना था, बनाया, वो आज बन गया है। हाँ, 5 लोगों की एक कमेटी बनी। और जब आपने ड्रग्स पर बोला तो मुझे पंजाब सुनाई दिया। जम्मू कश्मीर भी आता जम्मू कश्मीर देखिए ना क्या स्थिति हो रही है कि ऐसे अलग अलग शहरों में हिमाचल जिस प्रकार से देखिए, प्रोटेस्ट चिट्टा हो रहा का है। वहाँ इतना प्रकोप नहीं, है। पंजाब बारामूला। पंजाब है, पॉलिटिकल सेंस में भी कह रहा हूँ वो मुझे समझ कि गया। बीजेपी अब इसी को अभियान बना करके, और योयो हनी सिंह की मुलाकात भी हुई है बीजेपी के एक नेता नहीं, के वो साथ। पंजाब वाला वो काम तो हो रहा है, लेकिन ये ड्रग्स वाला ठीक बहुत सीरियसली। सर एक सवाल मैं ले लूँ, एक छोटा सा और है हाँ, कि बिल्कुल लीजिए। आज जो दिन में बात उठी कि क्या नरेंद्र भाई, जब मेजोरिटी की सरकार आई, पहली बार बीजेपी की मेजोरिटी की सरकार आई 2014 में, तो जो बिल्कुल कोर इशू थे, कोई भी आदमी आएगा सोचा यार यही मौका है, पहली बार मेजोरिटी मिली है, इसी बार करके खत्म करो 370 स्पेशली और राम मंदिर, ये दोनों काम 19 के बाद हुए, तो क्यों नहीं फर्स्ट टर्म में ये हुए? क्या मोदी जी को ये पता था कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ अभी, आई एम हियर टू स्टे? हाँ, उसमें तो जैसा मैंने आपको कहा ना कि एक बार आने के बाद वो कहते भी थे कि जब दूसरे एजेंडे को लेके ये इस समय करेंगे, इस समय करेंगे। मुझे याद है कि पहले एजेंडे में 14 से 19 के बीच में 17 या 18 का साल रहा होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस बात का फैलाव हुआ कि धारा 370 हटाया जा रहा है। उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एक बहुत बड़े अधिकारी से मैंने पूछा कि सर क्या ये हो रहा है क्या अगले 2-4-5 दिनों में, क्योंकि वो बात फैलने वाली हो गई थी, तो इसको हमें सीरियसली ट्रैक करना चाहिए या तकिए के नीचे डाल दें इसको, बातचीत का जो टर्म होता है। उनका ये कहना था नहीं तकिया नहीं, उसको और जो तुम्हारा डनलप है उसके नीचे डाल दो, और ये 19 के बाद इसको निकाल लेना। जब कॉन्फिडेंस था भाई, हाँ, कि आपको मतलब मान के चल रहे हो कि अभी आपको बताया जा रहा है कि हाँ कि अभी नहीं हो रहा है, लेकिन 19 के बाद इसको निकाल लेना, उसके बाद ये टॉप एजेंडे में आएगा। जिस दिन सौरभ गृह मंत्री अमित शाह जिस दिन गृह मंत्री बने थे, 19 से पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद जब गृह मंत्रालय मिला उनको, तो गृह मंत्री बनने के बाद उनका पहला एजेंडा ही यही था, उन्होंने सोच रखा था कि 370 मुझे हटाना है। और सौरभ इस चीज़ को वो तब जब संघ के पहले वो कार्यक्रम में गए थे ना, संघ का जो सुबह वाला कार्यक्रम होता है, तो उसमें जो पहला गेम उनको सिखाया गया उसमें यही कि एक राउंड सर्किल है, इसमें आप पाँव रखिए और पाँव फिर बाहर नहीं निकालना है, और फिर उसको कहा जाता था कि ये कश्मीर है, ये हमारा है। तो मतलब संघ की पहली दीक्षा उनकी वो हुई थी, और गृह मंत्री बनने के बाद उनका पहला एजेंडा वही था, और पहला दौर उन्होंने कश्मीर में ही किया था जब 370 हटाने के बाद। सर लिखेंगे ही आप 12 साल पे? 14 की बात कर रहे थे ना, 14 में संकल्प से सिद्धि एक नारा दिया था नरेंद्र मोदी। हाँ, याद है। और वो 22 की बात कर रहे थे 14 में। तब बड़े जो इकोसिस्टम वाले लोग हैं, जो वो लुटियंस में जो तमाम बड़े बड़े क्लबों में जिसको नोटिस टाइप मिल रहा है आजकल, वहाँ बैठने वाले लोग उसकी मेंबरशिप नहीं है आपके पास इसीलिए तो बोल रहे हैं। वहाँ बैठने वाले लोग कहते थे अरे 8 साल की प्लानिंग कर रहा है। अब उनको सोचना चाहिए कि भाई ये बंदा तो 47 की प्लानिंग कर रहा सही बात है ना। 47 की बात, विकसित भारत की बात इन्होंने दूसरे टर्म के पूर्वार्ध से करने शुरू की, उसके पहले संकल्प से सिद्धि था। तो और अब देखिए, अब इसमें किसी को कोई संदेह है कि 29 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा? सब कह रहे हैं अरे अभी तो मोदी जी बिल्कुल फिट है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की जितनी बातें प्रदीप जी ने भी बताई, उन्होंने भी बताई, एक चीज जो मुझे लगती है कि उन्होंने भारत की जो सनातनी सभ्यता है उसकी निरंतरता की चेतना का पुनर्स्थापन का काम किया। क्या बात है। आप ये बहुत बड़ा काम है, आपने कहा बड़े अच्छे शब्दों में। सभ्यतागत चेतना की पुनर्स्थापना बहुत जरूरी चीज थी। आप देखिए, ये मतलब लोगों को ये लगता होगा कि सेवा तीर्थ बना दिया उन्होंने, है ना, कर्तव्य भवन बना दिया, कर्तव्य पथ बना दिया। ये सब हमें अपनी औपनिवेशिक मानसिकताओं से मुक्त करने के उपक्रम के तौर पर दिल्ली की छाती पर खड़े हैं। यूं ही नहीं बनाया गया है सर, और ऐसे बहुत सारे उपक्रम चल रहे हैं कि जिसमें कि जो हमारी औपनिवेशिकता की निशानी थी, जो लाल किले से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 5 प्रण गिनाए थे, आपने कांग्रेस का भी प्रण बता दिया, हालांकि उनके कुछ 5 शपथ टाइप थे, कुछ उनका हिंदी से विशेष प्रेम नहीं है। तो उस लिहाज से अगर देखिए तो मैं नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सनातनी सभ्यता के पुनर्स्थापना करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर देखता हूं, और लोग इसलिए इनसे जुड़ते हैं। विकास तो हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वो सब ठीक है। इसके बाद जो हमें वो एक
आजाद मन दे रहे हैं लोगों से, और उस मन से जुड़ रहा है प्रधानमंत्री। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे लगता है कि जो आपने लेख की बात की, लेख इसी विषय पर लिखे जाने चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने, जो देवेंद्र जी बात कर रहे थे निरंतरता की, विकास की निरंतरता तो सतत चलती रहेगी, लेकिन ये जो सभ्यतागत चेतना हमारी है, आप देखिए जिस प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक शोकेस करने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ आप जाइए और वहाँ देखिए कि किस प्रकार से हम अपनी सभ्यता को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, अभी एक भारत में सर्वे चल रहा है, वो सर्वे का नाम है ज्ञान भारतम। अच्छा, इसमें पूरे देश भर में पांडुलिपि कहाँ कहाँ है इसकी जानकारी एक ऐप के माध्यम से ली जा रही है। ये सिर्फ अभी चिन्हित किए जा रहे हैं कि वो पांडुलिपियाँ कहाँ हैं, हमारे ज्ञान का खजाना कहाँ है। तो जो ज्ञान का इकोसिस्टम भारत का था, जो स्वाधीनता के बाद उसमें गैप्स आ गए, उन गैप्स को नरेंद्र मोदी अपने इन कर्मों से भर रहे हैं। तो आपने इकोसिस्टम कह दिया, तो इनका इकोसिस्टम बन गया ज्ञान कि का नहीं, इनके इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं मैं समझ गया। मैं ज्ञान की पारिस्थितिकी जो हमारी, मैं इसलिए वो बोला क्योंकि टाइम खत्म हो गया था अच्छा। लगभग, तो मैंने कहा इतनी सारी बात हुई, तो इकोसिस्टम बन गया कि नहीं बन गया? इकोसिस्टम बनने में अभी 2 टर्म और लगेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? जिस प्रकार से प्रदीप जी कह रहे थे कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी औपनिवेशिक मानसिकता को भारत पर वापस थोपने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए ना, उस जो विदेशी इतिहासकार हैं उनके इंटरव्यू लंबे लंबे हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदूज आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये कहलाया जा रहा है 90-93 साल की इतिहासकार के मुंह से, तो ये अनायास थोड़ी है। सर ठीक है सर, आज समय इतना ही था, लेकिन 26 मई याद रहेगा, ये दिन तो खैर लोगों को याद रहेगा। और अब 4 मई भी याद रहना चाहिए, बंगाल वाली जीत 26 मई और 4 मई। बहुत बड़ा चेंज का दिन। अरे मोटे तौर पर मई को याद रख लीजिए। मई में ही क्रांतियां होती है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम आप में तो आए आज ज्यादा प्रदीप जी, समय देने वाले थे सौरभ जी। सर बस मैं तो अभी थोड़ा स्टार्ट ही किया था कि आपने ब्रेक लगा दिया सर। इंजन गर्म हुआ था। नहीं, पहले से तो थोड़ा ज्यादा समय मिलने लगा है। अच्छा। और प्रयास करेंगे सर। जी, आप प्रयास करिए, आपको मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आप आए प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका।